गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम रजिस्टर के अंदर। दोस्तों हम लोगों का डेली 7 बजे का जो सेशन होता है उसके अंदर हम लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो है कि कोंगला पास किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों अगर मैं कोंगला पास की बात करूँ तो ये हमारा लद्दाख के अंदर स्थित है। दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली के अंदर काफ़ी टेंशन चल रही हैं। तो दोस्तों गलवान वैली की अगर मैं बात करूँ तो वो भी लद्दाख के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोगों के हमेशा करंट इश्यूज से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम लोगों के लिए लद्दाख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, लद्दाख से जुड़े हुए बात करूँ तो मैं देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का कोंगला पास है और ये हमारी गलवान वैली दी हुई है। तो दोस्तों कोंगला पास हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। लद्दाख को जो सब लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 को ख़त्म करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। लद्दाख की कैपिटल की बात करूँ तो अगर मैं लेह है, 2 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हम लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख है। जैसे दोस्तों हम लोगों का चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अंदर हम लोगों का गवर्नर होता है जो हम लोगों का वो हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का देखता है, वैसे ही हमारा लद्दाख को बना दिया गया है। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी बात करूँ तो मैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी मेंबर लोकसभा की जो हमारी एक ही सीट है जिस पर अभी नामग्याल जी सिलेक्टेड हैं। हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख के अंदर जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है उसके जुरिडिक्शन के अंदर आता है इसका। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो लगभग 3.25 लाख की पॉपुलेशन है इसके अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हिंदी और इंग्लिश है। स्पोकन लैंग्वेज की बात करूँ तो लद्दाखी और कुर्गी है। चलिए थोड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं लद्दाख के बारे में। अगर मैं लद्दाख के अंदर इम्पोर्टेंट पासेज की बात करूँ तो जो हमारे इम्पोर्टेंट पासेज है लद्दाख के अंदर उनके अंदर खरदुंगला पास है, टैंगलैंगला, चांगला, रोहतांगला और बारालाचला पासेज हैं। इनके अंदर दोस्तों हमारे खरदुंगला पास, रोहतांग पास और बारालाचला पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे काफ़ी टाइम से बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। खरदुंगला पास की बात करूँ तो दोस्तों ये हम लोगों का अर्थ के ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित पास है। अगर मैं इम्पोर्टेंट लेक की बात करूँ तो दोस्तों पेंगोंग तसो लेक हमारे लद्दाख के अंदर जो है काफ़ी फेमस है। दोस्तों इसी के ऊपर अभी हम लोगों की काफ़ी टेंशन्स भी चल रही हैं। दोस्तों पेंगोंग तसो लेक की अगर मैं बात करूँ तो इसका दोस्तों एक हिस्सा हमारे इंडियन रीजन के अंदर आता है, इंडिया कंट्रोल्ड के अंदर, और तीन हिस्सा जो इस लेक का है वो हमारा चाइना कंट्रोल्ड एरिया के अंदर आता है। अगर मैं बात करूँ वैलीज़ के अंदर, दो लद्दाख के अंदर जो हमारी जो दो सबसे इम्पोर्टेंट वैली है वो जंस्कर वैली और नुब्रा वैली है। दोस्तों इन तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दोनों वैलीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की बात करूँ तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि फिलहाल जो पूरे दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसलिए हम लोगों के हेल्थ क्राइसिस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो पूरे चांसेस हैं कि हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पूछा जा सकता है। तो एक बार हेल्थ से जुड़ी हुई सभी पोस्टों को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ हेल्थ से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन की जो इसको कंट्रोल करती है, तो उसके अंदर हम लोगों की जो वर्ल्ड लेवल पे जो हम लोगों की कंट्रोल बॉडी है जो कि हेल्थ से जुड़े मैटर को इश्यूज़ को हैंडल करती है, तो वो हम लोगों की क्या है? WHO है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं WHO की बात करूँ तो इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुई गई थी। ये हम लोगों की यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसकी अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हमारा WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके जो अभी जो हेड है वो है हमारे टेड्रोस एडनम, और जो डेप्यूटी जनरल है इसकी वो हमारी सौम्या स्वामीनाथन है।
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों अगर मैं हम लोगों की जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए जो रीजनल डायरेक्टर हैं अगर उनकी बात करूँ तो वो हमारी पूनम खेत्रपाल सिंह। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि केंद्रीय वित्त सचिव कौन है। तो दोस्तों हम लोगों के जो केंद्रीय वित्त सचिव हैं वो हम लोगों के हैं अजय भूषण पांडे जी। तो देखिए दोस्तों अभी जो हम जो कोरोना की जो बीमारी चल रही है उससे लड़ने के लिए जो हम लोगों को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हम लोगों को कल $3 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। दोस्तों अगर मैं इस लोन की बात करूँ तो जो $3 मिलियन का लोन जो एडीबी ने अप्रूव किया है ये हम लोगों का जापान के द्वारा फाइनेंस किया गया है, जिसका इस्तेमाल हम लोग थर्मल स्कैनर के लिए या फिर और भी जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं खरीदने के लिए। अगर मैं बात करूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 के अंदर हुई थी। इसकी अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस मनीला के अंदर है। इसके मेंबर कंट्रीज़ की अगर बात करूँ तो 68 मेंबर कंट्रीज है। प्रेसिडेंट हैं इसके जो असाकावा प्रेसिडेंट हैं। लगभग 3092 लोगों का स्टाफ है। अगर मैं बैंक मेंबर स्टेट्स की बात करूँ तो दोस्तों एडीबी के जो बैंक मेंबर स्टेट के अंदर है तो देखिए दोस्तों जो ब्लू रीजन के अंदर दिखाए गए हैं वो हम लोगों के आउटसाइड रीजन यानी कि एशियन रीजन है जो हम लोगों को उससे बाहर के हैं। अगर मैं बात करूँ तो जो ग्रीन के अंदर दिखाए गए हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं। जितने भी लगभग एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो गल्फ कंट्रीज़ को और रशिया को छोड़ दूँ तो जितने भी लगभग एशियन कंट्रीज है वो सभी के सभी एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर आते हैं। और नीचे देखिए आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया भी इसी रीजन में हम लोगों के एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों हम लोगों के जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो हमारे वायुसेना अध्यक्ष जो कि हमारे हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो दोस्तों राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करूँ तो सुनील लांबा जी हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। और हमारे आर्मी स्टाफ की बात करूँ तो वो कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। तो दोस्तों वायुसेना अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इस क्वेश्चन को पूछने का क्या है कि देखिए दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने हाल ही में रिसेंट में फ्रांस से राफेल विमान खरीदे हैं जो कि हम लोगों के कल 5 विमान और आ जाएंगे जो कि अम्बाला डिवीज़न के अंदर तैनात किए जाएंगे। तो दोस्तों कल क्या हुआ कि कल जो होर्मुज स्ट्रेट हम लोगों की, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हम लोगों की होर्मुज स्ट्रेट है ईरान और यूएई के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि कल ईरान ने ड्रिल एक्सरसाइज कर रहा था, उसके अंदर तो उसने एक नकली युद्ध पोत था उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया था। अब दोस्तों इसको फायर करने का रीज़न क्या था, हम लोग जानते हैं कि ईरान और यूएसए के बीच में काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं पिछले समय से। तो यहाँ पर जो यूएई के अंदर जो हम लोगों का देखिए अगर मैं बात करूँ तो यूएई के अंदर जो हम लोगों का एक एयरबेस है अल दाफरा एयरबेस है। तो ये यूएसए के कंट्रोल में है। यूएसए ने अपने फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया हुआ है। तो दोस्तों यूएस को दिखाने के लिए ही उसने या फिर कह सकते हैं कि प्रेशर बनाने के लिए पर उसने ड्रिल के अंदर यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। हुआ क्या कि जो हम लोगों ने जो फ्रांस से राफेल लेकर आए वो भी हमारे कुछ समय के लिए वहाँ पर ठहरे हुए थे अल दाफरा बेस के ऊपर, जिससे कि उनको भी काफ़ी खतरा हो गया था। अब मैं बात करूँ अगर दोस्तों इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स की तो देखिए दोस्तों स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है जो हम लोगों का जो दो लैंड होती है उसके बीच में जो छोटा सा संकरा जो रास्ता होता है जो दो पानी वाटरवेज को जोड़ता है उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेट के अंदर मैं बात करूँ तो हमारी जो वर्ल्ड के अंदर मेजर स्ट्रेट है जिनसे होकर के हम लोग काफ़ी हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को लेकर जाते हैं। तो उनके अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देख लेते हैं एक बार जो मेन पॉइंट्स को जोड़ती हैं। पहले बात करूँ तो अगर मैं एक हमारी मलक्का स्ट्रेट है जो कि हमारी अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ती है, जो कि हम लोगों की
इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। दूसरी हमारी पाक स्ट्रेट है जो कि हम लोगों को इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, पाक बे और बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है। तीसरी स्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो बेरिंग स्ट्रेट है हम लोगों की, जो कि बेरिंग सी और चुस्की सी को जोड़ती है। ये हम लोगों की अलास्का और रशिया के बीच में है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है हम लोगों की। ये देखिए, ये गल्फ ऑफ पर्शिया है और ये हमारी गल्फ ऑफ ओमान है, उन दोनों को जोड़ती है, जो कि ओमान और ईरान के बीच में है। अगली बात करूँ तो स्टेट की, वो हडसन स्टेट है जो कि गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करती है, जो कि कनाडा के अंदर है। गिब्राल्टर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर दोस्तों, जो कि मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है, जो कि हमारे स्पेन और मोरक्को के बीच में है। तो दोस्तों मलक्का स्ट्रेट और गिब्राल्टर स्ट्रेट और पाक स्ट्रेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछी गई है। तो दोस्तों आप लोग इनको याद कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है। तो दोस्तों हम लोगों की जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों कल जो हम लोगों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कल नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया गया है, जिसके तहत हम लोगों का MHRD का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो दोस्तों पहली जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी वो 1986 के अंदर बनाई गई थी, जिसको आगे जाकर 1992 में संशोधित कर दिया गया था। और जिस अभी जो रिसेंटली हम इसको फिर से दोबारा भी कल 2020 के अंदर संशोधित किया गया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो ये संशोधन किया गया है, इसके लिए जो हमारी कमेटी बनाई गई थी वो हमारे पूर्व इसरो चीफ जो कि के कस्तूरी रंगन जी हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर बनाया गया था। तो याद रखिएगा, वो पूछ सकते हैं हम लोगों से, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है उसके जो कमेटी थी उसके हेड कौन थे, तो वो थे हमारे के कस्तूरी रंगन जी। तो अगर मैं बात करूँ तो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो दोस्तों एक बार वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो हम लोगों के चेंजेस किए गए हैं उसके अंदर क्या दोस्तों, अभी हम लोगों को जो सब्जेक्ट के अंदर जो चॉइसेस थी उसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। हम लोग ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर से अब चूज कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अंदर जो क्रेडिट सिस्टम है जो हम लोगों का, वो लागू कर दिया गया है, क्रेडिट सिस्टम दिया जाएगा दोस्तों। और अगर मैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात करूँ तो जो हम लोगों का जो एजुकेशन के ऊपर हम लोग एक्सपेंडिचर करते थे उसको भी बढ़ा दिया गया था। अब तो हम लोग जो एक्सपेंडिचर करते थे वो हम लोगों का GDP का 4% एक्सपेंडिचर करते थे, जो कि बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। यानी कि अब से GDP का टोटल 6% इसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्कूल के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर क्या चेंज किया गया, तो दोस्तों स्कूल एजुकेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो हम लोगों की कोडिंग की जो पढ़ाई होती है वो अब कक्षा 6 से स्टार्ट की जाएगी दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अभी जो हम लोगों का आर्ट्स और साइंसेस के अंदर जो हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा गैप है उसको भी कम करने की यहाँ पर बात की गई है। म्यूजिक वगैरह जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी सिखाए जाएंगे इसके अंदर। दूसरा जो हम लोगों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उनको भी क्लास 12 तक बढ़ा दिया गया है। यानी हम लोग जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय थे अब उनके अंदर 12वीं तक की मान्यता दे दी गई है उनको। दूसरी बात करूँ तो दोस्तों जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट दो किया गया, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोगों का जो मदर लैंग्वेज या फिर रीजनिंग लैंग्वेज है उसके अंदर रहेगा। 5वीं क्लास तक कंपलसरी रहेगा, जिसको हम लोग चाहे तो आगे 8वीं क्लास तक भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 5वीं क्लास तक की जो एजुकेशन होगी वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर या फिर मदर टंग के अंदर ही दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। दोस्तों महात्मा गांधी सेतु की अगर मैं बात करूँ तो ये गंगा नदी के ऊपर है और पटना के अंदर है। दोस्तों महात्मा गांधी सेतु की अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि इसकी क्लोज कर दिया गया था, मरम्मत के रिपेयर का वर्क चल रहा था इसके अंदर, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। अब इसको दोबारा से कल आज से खोल दिया जाएगा, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था और आपको ध्यान रखना, याद रखिएगा कि ये गंगा नदी के ऊपर है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो दोस्तों गर्भवती महिलाओं को दिया जाने वाला मौद्रिक अनुदान क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप ESIC ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों जो हम लोग की ESIC है, ESIC जो ने हम लोगों को जो
गर्भवती महिलाओं को जो एड दी जाती थी जो उसको बढ़ा दिया है। तो दोस्तों उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, वो हमारा 7500 रुपये कर दिया गया है। उसे गर्भवती महिलाओं को 7500 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।